नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th आपको एग्जाम्पल 9 से शुरू करता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल 9 दिया है, सिद्ध करो रूट 3 परमेय एक अपरमेय संख्या है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, 9th में आपने क्या किया था, रूट 3 अपरमेय है ये डायरेक्टली बताते थे। तो अपरमेय हमें और परमेय कैसे पता चलता था कि हमें पता चलता था कि पॉइंट के बाद संख्या कैसी रिपीट हो रही है और स्टॉप है या नहीं है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है, उसमें दिखाना नहीं है। वैसे तो हम बता सकते हैं कि यह अपरमेय है, लेकिन सिद्ध करके बताना है कि यह अपरमेय है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो ध्यान देना कि हम आपको इसके विपरीत मान लेंगे। उसने तो कहा ये अपरमेय है, लेकिन आप क्या मानोगे, इसको मान लोगे रूट 3 एक परमेय संख्या है। हर सवाल को जो आपको अपरमेय सिद्ध करना है, आपको इसी तरीके से मान के करना है, ठीक है। माना रूट 3 एक परमेय संख्या है, उसने अपरमेय कहा तो हम क्या कर लेंगे, चलो मान लिया कि ये परमेय है। अब ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परमेय संख्या जो होती है वो p बटे q के रूप में होती है, या a बटे b, मतलब या तो p बटे q रख सकते हो या a बटे b, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। जो पद है वो x बटे y भी लिख सकते हो, वो तो आपको अचर पद कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको परमेय मान लिया। तो परमेय तो तुम्हें पता है बटे के रूप में जरूर होगी, तो हमने रूट 3 को क्या कर दिया, p बटे q के रूप में लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, p बटे q के रूप में लिखने के बाद आपको इस बात का फोकस करना है कि रूट 3 p बटे q के रूप में लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसको परमेय मान लिया। अब मैंने क्या लिखा इसमें, यदि p व q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का ये मतलब होता है कि जैसे 15 बटे 20 है, ठीक है, जैसे ये भी परमेय है, और लेकिन ये इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कोई क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो 5 से 15 कट गया 3 बार, और 5 से ये कट गया कितनी बार, 4 बार, ठीक है। तो ये 3 बटे 4 हो गया। क्या हो गया, 3 बटे 4। तो उसने ये कहा है कि अगर इसी तरीके से यदि हमने परमेय तो मान लिया, यदि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ये प्रश्न के तौर पर मान लिया है, अगर होता है तो उसे न्यूनतम रूप में चेंज करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तभी करेंगे जब हम न्यूनतम रूप में चेंज कर लेंगे, तभी हम कर सकते हैं कि ये परमेय है, ठीक है। न्यूनतम रूप में चेंज कर लेंगे उसके बाद। अब रूट 3 बराबर p बटे q, यदि p व q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो उससे भाग देकर, उभयनिष्ठ गुणनखंड जिससे, जैसे इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन था, 5, तो इन दोनों में 5 से भाग देकर हमने क्या किया, उसे न्यूनतम रूप में लिख सकते हैं। तो उसे न्यूनतम मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं। तो p और q की जगह पर कोई संख्या तो है नहीं, तो इनको काट करके हम a बटे b भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं a बटे b इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 2 पद हो जाएंगे, तो इस वजह से कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो मैंने ये आपको समझाने के तौर पर लिख दिया है कि अगर ऐसा हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है या आप खुद समझते हो कि अगर परमेय संख्या में ऐसा भी तो हो सकता है कि p और q ऐसे पूर्णांक भी तो हो सकते हैं, p और q ऐसे पूर्णांक भी तो हो सकते हैं जो कट जाएं, जिनमें एक ही संख्या से भाग चला जाए। लेकिन आपको सवाल तभी सॉल्व करना है जब ये काट पीट करके, मतलब निम्नतम रूप में चेंज करके इस तरीके से हो। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन के तौर पर बता दिया। अगर यहाँ होता कोई संख्या तो ये परमेय संख्या है, इस तरीके से है। देखो 20 का अगर इसमें भाग दो फिर भी उतना ही आएगा, पॉइंट में 4 का दो फिर भी उतना ही आएगा। तो हमें निम्नतम रूप में चेंज करके ही संख्या माननी पड़ेगी। तो हमने ये मान लिया कि अगर इसकी जगह पर कोई संख्या वैसी होती है तो काट सकते हैं, निम्नतम रूप में चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये ऑलरेडी शुरू से ही सहभाज्य मान ली है। सहभाज्य मतलब न्यूनतम रूप में पहले से ही है, इन दोनों में किसी से भाग नहीं जाएगा। जैसे मैं कहूं 3 और 4 में किसी से भाग चला जाएगा, एक ही संख्या से नहीं जाएगा ना, एक से ही भाग जाएगा। जैसे तुम्हें पता है 15 और 20 में एक संख्या किससे भाग जा रहा था, 5 से। तो ये 15 और 20 सहभाज्य नहीं थे, क्योंकि जिन दोनों संख्याओं में एक ही संख्या से भाग जाता है वो सहभाज्य नहीं होते हैं। 3 और 4 में किसी से भाग नहीं जा रहा है तो ये सहभाज्य है। अब मैं कहूं कि जहां पर 15 और 17, तो 15 और 17 में किसी से भाग नहीं जा रहा है, तो ये कैसे हैं, सहभाज्य हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसको क्या मान लिया, सहभाज्य। यहाँ सवाल शुरू करने से पहले इतना तो आप लिख सकते हो, है ना। अब लिखने की आप पहले या इतना बड़ा ना लिखो तो कोई बात नहीं, आप ये लिख सकते हो p और q सहभाज्य, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 3 बराबर p बटे q, तो यहाँ लिखोगे p और q कैसे है, सहभाज्य, मतलब p और q में किसी से भाग
नहीं जाएगा। सवाल यहीं से आपका शुरू होगा। अब Q का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो √3Q बराबर P हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। हर सवाल का रूल है, हर सवाल को करके चलना है इसी तरीके से। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग कर दिया, P का वर्ग कर दिया P²। अब देखो इसका वर्ग करेंगे, रूट हट जाएगा और Q का हो जाएगा Q² और P²। अब इसको मैंने पलट दिया है, बस P² इधर लिख दिया, 3Q² उधर लिख दिया। अब विभाजन एल्गोरिथम विधि आप कर चुके हो। विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या कहती है, A बराबर BQ प्लस R से। तो देखो A की जगह पर कौन है, P² और B की जगह पर कौन है 3 और Q की जगह पर कौन है Q², लेकिन प्लस इसमें कुछ है नहीं। तो प्लस नहीं है तो इसका मतलब देखो तुम्हें पता है कि जैसे कि हम किसी संख्या 6 का भाग दें किसमें, 36 में, तो 6 का 36 में भाग देंगे तो 36, 6 के 36, शेषफल बचा नहीं बचा ना, तो भाज्य बराबर क्या होगा 6 गुणा 6 और प्लस शेषफल 0, तो 0 शेषफल लिखेंगे ही नहीं। तो इसी तरीके से इसमें शेषफल 0 है ही नहीं। और क्यों नहीं है, हमें ऐसा मत सोचना कि 3 का भाग तो P² में जाएगा कैसे, ये तो कोई संख्या ही नहीं है। हमें बस यहां से इसके प्लस में कोई शेषफल नहीं है उससे पता चल रहा है, उसी से हम कह सकते हैं कि इसका इसमें भाग जाएगा। मतलब ये P की जगह कोई भी संख्या पूर्णांक हो सकता है, 3 हो, 6 हो, 12 हो, 9 हो, 18 हो, 21 हो, ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है कि P की जगह पर हो सकती है। तो P की जगह पर हम कोई भी संख्या पूर्णांक मान सकते हैं, इस वजह से P और Q हम अचर पद के रूप में लेते हैं। कोई संख्या के अनुसार हम सवाल नहीं कर सकते हैं, बस इस वजह से यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ A बराबर BQ प्लस R के अनुसार हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर प्लस शेषफल कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब 3 का किस में भाग जा रहा है, P² में। यहाँ भाज्य ये भाजक है और ये भाज्य ये भागफल है, तो इसका मतलब ये भाजक का ही तो भाग जाता है भागफल में, भाज्य में। तो 3 का भाग किस में जाएगा, P² में जाएगा, नहीं जा रहा है क्योंकि शेषफल कुछ है ही नहीं। तो आप क्या लिखोगे, P² 3 से भाज्य, मतलब स्क्वायर वाली संख्या 3 से भाज्य है, 3 का भाग उसमें जा रहा है, किसके अनुसार, इसके अनुसार, ये बराबर BQ प्लस R के अनुसार। तो PV 3 से भाज्य होगा। अब ये बताओ जब स्क्वायर 3 से भाज्य है तो बिना स्क्वायर वाली संख्या 3 से भाज्य क्यों होगी। ये प्रमेय 1.3 में भी दिया है। 1.3 प्रमेय ये कहती है कि अगर ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है कि जैसे कि 6 कोई संख्या है, अब 6 में तुम्हें पता है 3 से भाग जाएगा, अब 6 का वर्ग कर दें तो 36 में भी 3 से भाग जा सकता है ना। अब 36 में अगर भाग जा रहा है तो 36 का वर्गमूल निकाला के कितना 6, तो 6 में भी 3 से भाग चला जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर किसी संख्या में 6 से भाग चला जाए, 6 की बात हो रही है, जैसे 6 है, तो अगर 6 में 3 से भाग जा रहा है हमें पता है, तो इसके वर्ग में भी 3 से 100% भाग जाएगा। ये प्रमेय 1.3 कहती है, इस वजह से मैंने लिख दिया यहाँ कि प्रमेय 1.3। और प्रमेय 1.3 क्या, ये तो सब जानते हैं कि 3 का अगर 6 में भाग दें, अगर 6 का वर्ग कर दें तो उस वर्ग में भी 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी संख्या में 3 का भाग जाता है तो उसके वर्गमूल में भी 3 से भाग चला जाएगा, मतलब उसी संख्या के वैसे वर्गमूल में। ठीक है, तो P² 3 से भाज्य है, मतलब 6² 3 से भाज्य है, या 9² 3 से भाज्य है, तो 9 भी 3 से भाज्य होगा। ये तो कंपलसरी आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जब 6² 3 से भाज्य है तो 6 भी 3 से भाज्य होगा, मतलब 6 में भी 3 से भाग चला जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36। ठीक है, 36 में 3 से भाग चला जाता है तो 6 में भी 3 से भाग चला जाएगा, ये प्रमेय 1.3 के अनुसार। तो ये हमने पहले लिख दिया। जब हम P कर चुके हैं, हर सवाल का रूल चलेगा, जब हम P कर चुके हैं तो P को मान लेंगे 3R या 3X, कुछ भी मान लो। तो हमने 3R इस वजह से मान लिया कि P हल हो चुका है। अब P को हल करने के बाद P की जगह हम 3R मानेंगे, ये सेकंड में चलेगा। अब P की जगह 3R रख देंगे फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर। ठीक है, अब फर्स्ट में 3Q² है कि नहीं है, फिर P की जगह क्या रखा 3R पर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर लगाए, 3Q², इसका पर करेंगे ये 3 से ये कट गया, Q² 3R² हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो A बराबर क्या हो गया BQ प्लस R से। देखो मैंने यहाँ कैपिटल R इस वजह से लिए क्योंकि यहाँ स्मॉल r आ रही है इस वजह से। ठीक है, यहाँ R नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ सीधा सीधा ले लिया से, मतलब विभाजन एल्गोरिथम विधि के अनुसार चलेंगे। तो जैसे इस तरीके से यहाँ पर था तो P² किससे भाज्य था 3 से, तो यहाँ कौन भाज्य होगा Q² किससे भाज्य होगा 3 से। तो आप लिखोगे Q² किससे भाज्य है 3 से, Q² 3 से भाज्य है। तो आप क्या लिखोगे, तो ध्यान देना जब स्क्वायर 3 से भाज्य है तो अभी मैं आपको बता चुका हूं, तो QV 3 से भाज्य, QV 3 से भाज्य होगा।
ठीक है, 101% होगा। अब एक बात बताओ, अब आप समझ सकते हो कि अगर हमने सवाल कहां से शुरू किया, हमने सवाल शुरू किया, सवाल हमने अपर में माना ही नहीं, हमने सवाल शुरू किया कि ये परमेय है, और परमेय सवाल मान करके हम सवाल को सॉल्व करना शुरू कर गए, और सवाल को सॉल्व करते करते हमने यहां सवाल शुरू में सवाल में क्या लिखा कि पी और क्यू कैसे हैं, सहभाज्य, मतलब उनमें किसी से भाग नहीं जाएगा, ओनली एक से ही भाग जाएगा। अब सवाल को सॉल्व करते करते विभाजन एल्गोरिथम विधि लगाते लगाते, सवाल का नियम लगाते लगाते हमने क्या देखा, ध्यान देना, हमने क्या देखा कि P भी 3 से भाज्य है और Q भी 3 से भाज्य है। यहां हम क्या कह रहे हैं, यहां सहभाज्य है, मतलब किसी से भाग नहीं जाएगा, लेकिन इसी सवाल में हम क्या कह रहे हैं, P 3 से भाज्य, Q 3 से भाज्य, और यहां क्या कह रहे हैं कि नहीं जाएगा। तो इसका मतलब एक सवाल में दो झूठ, एक सवाल में दो झूठ। यहां तो सवाल सॉल्व कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो वहां कह रहे हैं कि इन दोनों में किसी से भाग नहीं जाएगा, और यहां सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो यहां विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा क्या हो रहा है कि 3 से भाग जा रहा है, यहां जा ही नहीं रहा किसी से, और यहां दोनों में 3 से भाग जा रहा है। तो अगर किसी सवाल को सॉल्व करने पर अगर उसके विपरीत दो गुण, मतलब दो दोष मिल जाए, उसी में दो झूठ, तो यहां विरोधाभास बोला जाता है। इसे विरोधाभास मतलब विरुद्ध हो रहे हैं एक दूसरे के, इसी सवाल में दो झूठ हो रहे हैं। यहां तो भाग नहीं जा रहा है, यहां भाग जा रहा है, किसमें, पी और क्यू में, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है। देखो विरोधाभास क्या करने पर उत्पन्न हुआ, इस बात पर भी फोकस करना, क्या करने पर उत्पन्न हुआ, परमेय मानने पर, परमेय मानने पर नहीं, परमेय मानने पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया। और जब विरोधाभास उत्पन्न, एक ही सवाल में विरोधाभास मतलब दो झूठ हो गए, तो इसका मतलब सवाल गलत है, परमेय नहीं है, क्या है, अब परमेय है, क्योंकि दो झूठ हो गए। अरे सवाल पूरा सही होगा तो एक ही तरफ से चलेगा, एक ही तरीके से चलेगा, सही होगा तो पूरा एक ही तरीके से चलेगा, लेकिन एक ही सवाल में क्या हो गया, दो झूठ, तो यहां हो गया विरोधाभास, और विरोधाभास हो गया तो इसका मतलब ये परमेय सही नहीं है। परमेय के अनुसार हमने सवाल सॉल्व किया, ये परमेय नहीं है, तो ये क्या है, अपरमेय है, क्योंकि ये परमेय होती तो सवाल सही होता, दो झूठी नहीं होते, एक ही होता, एक ही तरीके से सवाल पूरा हो जाता, लेकिन ये इसमें दो झूठ हो गए। या तो कह दिया पी और क्यू सहभाज्य, और यहां क्या हो रहा है कि पी और क्यू में 3 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि यहां क्या लिखेंगे, यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या होता है, विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब समझ रहे हो ना, दो झूठ है, विरोधाभास उत्पन्न होता है हमारी कल्पना के अनुसार, विरोधाभास उत्पन्न होता है हमारी कल्पना के अनुसार। अतः अब देखो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो विरोध कब उत्पन्न हो रहा है, जब परमेय मान रहे हैं, तो परमेय मानने पर ये गलत आ रहा है, इस वजह से इसको परमेय नहीं माना जाएगा, क्योंकि परमेय मानने पर तो गलत ही है, तो इस वजह से ये कैसी होगी, अपरमेय, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः रूढ़ 3, सॉरी यहां पर लिखता हूं, अतः रूढ़ 3, चलो लिख दो, अतः रूढ़ 3 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय, रूढ़ 3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया, एग्जाम्पल 9। अब एग्जाम्पल 9 के बाद आपका सवाल है एग्जाम्पल 10, ठीक है। एग्जाम्पल 10 कराते हैं आपको, सही बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब देखो एग्जाम्पल 10 में क्या होता है, एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है, ध्यान दो, 5 माइनस रूट 3, देखो सिंपल सवाल है, सिद्ध करो, वही तरीका, सिद्ध करो 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। अब एक बात बताओ, किसी अपरमेय संख्या में आपने 9th में शायद पढ़ा हो
कि अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ी या घटाई जाए या गुणा की जाए। कोई भी, जैसे कि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का गुणा किया जाए तो वो अपरिमेय होता है। ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ा जाए तो वो भी अपरिमेय होता है। मतलब ये है कि अगर किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ी या घटाई या गुणा भाग किया जाता है तो वो हमेशा अपरिमेय ही आती है। ठीक है, अब इसमें आपको हमें सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय है तो क्यों है। देखो उसी तरीके से चलेंगे जैसे अभी आपको करके बताया, तो हम उसी तरीके से क्या मानेंगे, माना 5 माइनस रूट 3 क्या है भाई, एक हुई रूल, एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो क्या होगा, तो हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या को किस रूप में मान लेंगे, 5 माइनस रूट 3 पी बटे क्यू के रूप में होगी। होगी कि नहीं होगी, जब परिमेय होगी तो बटे के रूप में तो होगी, या ए बटे भी लिख सकती है। जहां पहले सवाल में हम लिखना भूल गए थे, क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब ये है कि पी और क्यू कैसे होंगे, पूर्णांक होंगे, और पूर्णांक तो कोई भी हो सकता है, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस को, पी बटे क्यू के रूप में होगी। अब वही तरीका जैसे मैंने अभी बताया था आपको, पी और क्यू कैसे होते हैं, हो सकते हैं निम्नतम रूप में, तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पर आपको लिख सकते हो पी व क्यू, यहां आप मान लो पी व क्यू कैसी है, सहभाज्य। सहभाज्य मतलब ये काट पीट करके ये निम्नतम रूप पहले से ही है। ठीक है, सह अभाज्य, ये हमने मान लिया सहभाज्य है। ठीक है, अब ध्यान देना, पी और क्यू सहभाज्य, और पी और क्यू कैसे है, पूर्णांक है, सहभाज्य है। अब इसके बाद ध्यान देना, अब आप क्या करोगे, मतलब जो रूट वाली संख्या है उसको इसी साइड में छोड़ते जाओगे हर सवाल में, और बिना रूट वाली संख्या को उधर लेते जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, माइनस की रूट 3 पी अपॉन क्यू, 5 को उधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, फोकस किया। अब इस माइनस को हम इससे माइनस को इससे हटाएंगे, -1 से भाग देंगे। ठीक है, तो -1 से भाग देंगे तो ये माइनस इससे हट गया, माइनस से भाग देने पर ये -5 प्लस हो जाएगा, और पी बटे क्यू क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब ये माइनस का ये प्लस हो गया, और पी बटे क्यू किसका हो गया, माइनस का। अब एक बात ध्यान देना, ये क्या है, ये पूर्णांक है, तो आप लेना है 5 पी व क्यू कैसे है, पूर्णांक है। ये बताओ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक होंगे, और बटे में एक दूसरे के पूर्णांक होते हैं तो परिमेय तो होती है। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक, और 5 भी पूर्णांक है, तो 5 माइनस पी बटे क्यू क्या होगा, एक परिमेय है। मतलब ये है कि ये पूर्णांक और ये दोनों भी पूर्णांक, तो ये पूर्णांक 5 तो परिमेय है ही, ये तो हमें पता है, और ये दोनों कैसे हैं, पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय है। और परिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाना और या गुणा हमेशा परिमेय ही होता है। ठीक है, तो हमने ये क्या हो रहा है, घटा रहे हैं, तो परिमेय संख्याओं को आप, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, और परिमेय संख्याओं को एक दूसरे से घटाया तो क्या होगा, परिमेय। तो हम लिखेंगे 5 पी व क्यू पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक ही तो है, तो 5 माइनस पी बटे क्यू क्या है, परिमेय, और पूर्णांकों से जो संख्या बनी होगी या बटे में या कैसे भी, वो क्या होगी, परिमेय। अब ये बताओ कि ये परिमेय है तो संख्या परिमेय के सामने ये क्या होगी, परिमेय। लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कल्पना कि ये परिमेय है, तो √3 भी क्या है, √3 भी परिमेय है। अब एक बात बताओ, ये √3 हमने परिमेय क्यों मान लिया, क्योंकि ये परिमेय और ये भी परिमेय, और परिमेय में से परिमेय घटाया जाए तो परिमेय आएगा निश्चित है। और परिमेय के सामने क्या होगा फिर, परिमेय के सामने क्या होगी, परिमेय के बराबर परिमेय तो हो सकती है, अपरिमेय कहां से आएगी। तो आप लिख सकते हो कि 5 माइनस पी बटे क्यू, ये तो परिमेय हमारे निश्चित तौर पर आई, क्यों, क्योंकि 5 पूर्णांक पी और क्यू मतलब जो है ही नहीं है, तो पूर्णांक मान तो लिया, ये पूर्णांक होंगे, तो ये पूर्णांकों से बनी संख्या, तो ये क्या होगी, परिमेय। और हम कल्पना करने हैं कि ये परिमेय है, तो कल्पना कीजिए कि ये परिमेय है, तो परिमेय के सामने क्या होनी चाहिए, परिमेय। लेकिन ये तो आप कर चुके हैं, कि √3 क्या है, √3 अपरिमेय है। अब एक बात बताओ, इसमें 2 झूठ हो रहे हैं, फिर दोबारा झूठ हो रहे हैं।
कि यहां पर इसके अनुसार ये परमे, और हम कर चुके हैं √3 अपरमे। तो ये बताओ अपरमे के सामने परमे हो जाएगा? सवाल को हमने सॉल्व कहां से शुरू किया, उस पर फोकस करना। हमने सवाल को परमे मानकर सॉल्व करना शुरू किया। परमे मानकर, क्या मान के? परमे, मतलब उसके विपरीत मानकर सॉल्व कर रहे हैं हर सवाल को। तो उसके विपरीत मानकर सवाल को सॉल्व करते आ रहे हैं, सवाल को सॉल्व करते आ रहे हैं। तो उसको सॉल्व करते करते हमने देखा कि ये परमे है, तो ये भी परमे। यहां तक सवाल सही आ रहा था, लेकिन यहां पर लेकिन लग गई कि √3 अपरमे। विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया? कि ये अपरमे और ये परमे, इसमें भी झूठ हो गए कि ये अपरमे ये परमे एक जगह कह रहा है, परमे एक जगह कह रहा है परमे, मतलब ये तो हम कर चुके हैं परमे, और लेकिन सवाल क्या कह रहा है? इसके अनुसार ये परमे। तो यहां भी विरोधाभास उत्पन्न हो गया, क्योंकि आप √3 को भी अलग से करना चाहो तो ये आप इससे पहले क्वेश्चन में कर चुके हो कि √3 अपरमे क्यों है, आप कर चुके हो ना। तो इस तरीके से ये क्या है? √3 अपरमे है और इसके अनुसार ये परमे है। तो ये कह रहा है ये परमे है इसके अनुसार, लेकिन हमें पता है इसके अनुसार परमे है, लेकिन ये परमे नहीं है। इसके अनुसार ये परमे है, तो परमे के अनुसार परमे होनी चाहिए, इसके लिए ये परमे है, लेकिन √3 अपरमे है, ये भी हमें पता है कि कर चुके हैं। अतः यहां क्या हो रहा है? अतः यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है, यहां भी विरोधाभास उत्पन्न हो गया। और विरोधाभास उत्पन्न होता है तो क्या लिखेंगे? विरोधाभास उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अतः √3 क्या है? अतः जो मिक्स होगा 5 - √3, 5 - √3, देखो सवाल क्या शुरू किया? परमे है, तो इसमें भी विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? 5 - √3 एक अपरमे है, क्योंकि गलत आ गया ना, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इस बात को फोकस करना। अब एग्जाम्पल आपका 11, अब एग्जाम्पल 11 आपको कराएंगे। अब देखो सब सवाल इसी तरीके से आपको करने हैं, इस सवालों में ज़्यादा कुछ नहीं है, रूल टू रूल है, एक ही नेम। ठीक है, वही एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है? दर्शाइए, फोकस करना, दर्शाइए 3√2 एक अपरमेय है, एक अपरमेय संख्या है, ये दर्शाना है। ठीक है, 3√2 एक अपरमेय संख्या है। आप फोकस करना, मान लो, वही तरीका, माना 3√2 एक क्या है? परमेय है, परमेय संख्या है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो अब ये परमेय है तो हम क्या करेंगे? 3√2 बराबर क्या लेगा? P/Q। जहां, ध्यान देना, जहां Q ≠ = 0। अब Q ≠ = 0 हो गया तो आप क्या लिखोगे? P व Q कैसे हैं? सहभाज्य। ध्यान देना, ये काट पीट करके मैं सहभाज्य के बारे में आपको बता चुका हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, उसी तरीके से P और Q कैसे है? सहभाज्य। उसी तरीके से सहभाज्य कैसे हैं, क्या है? अब देखो इसी तरीके से अब मैंने आपको बताया कि रूट वाली संख्या को इधर छोड़ते हैं, बाकी की संख्या उधर ले जाते हैं। तो P/Q, ये 3 किसमें है? गुणा में, तो ये इधर आएगी तो ये बटे में आएगी, है ना, प्लस में होती है, माइनस में होती है, प्लस में, तो P/3Q। अब आप जानते हो 3P व Q क्या है? पूर्णांक है, क्या है? वही तरीका, पूर्णांक है। तो अब पूर्णांक होंगे तो पूर्णांकों से बनी है, तो P/3Q क्या होगा? एक परमेय है, क्या है? एक परमेय है। तो अब एक बात बताओ, इसके अनुसार ये परमेय है तो ये क्या है? तो √2 भी परमेय है, लेकिन वही तरीका आ गया, अभी कराया था, लेकिन √2 क्या है? अपरमेय। अपरमेय क्या है वो आप कर सकते हो, जैसे √3 कराया मैंने, जैसे √3 कराया वो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन √2 एक अपरमेय है, यहां भी विरोध उत्पन्न हो गया, एक अपरमेय है, बस आपको शो कराना है और कुछ नहीं है इसमें, एक अपरमेय है। तो यहां क्या होता है? यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या होता है? विरोधाभास उत्पन्न होता है। ठीक है, अतः अब जहां विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो क्या हो गया? अतः क्या? अतः
सवाल कहाँ से शुरू हुआ, 3√2। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान देना, आप तो ये कहोगे √2 तो हमने किया नहीं है, कैसे अपरिमेय है। तो जैसे कि √3 कराया था उसी तरीके से आप 3 की जगह पर √2 रख सकते हो, और उसी तरीके से बस 3 को हटाते जाओ 2 रखते जाओ, 3 को हटाते जाओ 2 रखते जाओ, 3 को हटाते जाओ 2 रखते जाओ, उसी तरीके से बस उसी तरीके से सॉल्व करना है। और अगर जैसे कि पेपर में आपको सवाल आता है कि √2, या तो ये सवाल यहाँ खत्म हो गया जब आप √2 कर चुके हो। अगर पूरा सवाल करके बताना है कि ये अपरिमेय है या 1-2 नंबर में है, तो यहाँ तक छोड़ना है। और √2 एक अपरिमेय है, तो आपको यहाँ क्या करना है, अपरिमेय है, उसके बाद आप कर सकते हो सिद्ध करने पर, सिद्ध करने पर। अब √2 या तो P/Q के रूप में लेके किया, आप मान सकते हो कि √2 माना परमेय है। क्या है, माना परमेय है। ठीक है, और परमेय है तो क्या मान लिया, √2 बराबर क्या मान लेंगे फिर, A/B। अब यहाँ P/Q के रूप में किया, अब A/B मान लो। अब A/B मान लेंगे तो A, B क्या है, सहभाज्य। बिल्कुल सेम टू सेम उसी कंडीशन में लिखना है जैसे आपने पहला एग्जाम्पल मतलब 9 एग्जाम्पल किया, सहभाज्य है। ठीक है, अब सहभाज्य है, B का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √2B बराबर कितना हो गया, A। अब वही तरीका दोनों बच्चों का वर्ग करते जाओ, उसी तरीके से रखते जाओ, A और B, कोई कुछ नहीं है। अब उसके बाद जब सिद्ध हो जाए तो ये तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपको अगर इतना बड़ा सवाल दिया है तो आप अगर जैसे लॉन्ग मेथड में 5 नंबर में दिया है, 3 नंबर में 5 नंबर में दिया है, तब आपको ये करना है। ठीक है, तो आपको चलो मैं करके ही बता देता हूँ। √2b बराबर A, तो दोनों बच्चों का क्या करेंगे, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे, आपको यहां करा देता हूं √2b, तो √2b का वर्ग होगा 2b² बराबर A²। अब देखो वही तरीका आ गया, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A² बराबर 2b² लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, है ना। अब वही तरीका चलेंगे, A बराबर क्या होगा, BQ + RC। मतलब मैंने यहाँ कैपिटल इस वजह से ले लिया क्योंकि यहाँ A और B यूज हो रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम की विधि के अनुसार क्या करोगे, यहाँ प्लस में R है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, A² 2 से भाज्य है, A² 2 से भाज्य है, तो A भी 2 से भाज्य है, तो A भी 2 से भाज्य है। ठीक है, अब आप क्या मानोगे, A बराबर क्या मानोगे, 2C, A बराबर क्या मानोगे, 2C। ठीक है, अब A बराबर 2C मानोगे तो क्या करोगे, अब A की जगह पे आपको क्या लिखना है, 2C लिखना है, यहाँ पर लिखना है A की जगह पे 2C, यहाँ फर्स्ट हो गया तो A की जगह पे क्या लिखोगे, 2C। 2C का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 2b²। 2C का वर्ग बराबर 2b²। अब इसके बाद ध्यान देना, इसमें रखेंगे, ये देखो A हो चुका है, A भी 2 से भाज्य है, तो A हो चुका है तो A की जगह पे मानेंगे, और B हो चुका है तो B की जगह पे मानेंगे, तो A हो चुका है तो A की जगह पे 2C मान लेंगे। यहाँ 2 दिया, 2C 3 दिया, 3C 4 दिया, 4C 5 दिया, 5। ठीक है, तो 2C का वर्ग क्या हो जाएगा, 4C² बराबर 2b²। अब 2 से 4 कट गया कितना, 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा, 2C² बराबर b²। अब वही तरीका फिर हो गया। ठीक है, अब b² हो गया। अब इसके बाद मैं आपको इधर बता देता हूँ, थोड़ा बस थोड़ा एंड में बताना है, आप ये मत सोचना इधर से उधर इधर से उधर, समझना है आपको कि b² आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b² बराबर 2c² लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। ठीक है, b² बराबर 2c², तो हम क्या लिखेंगे, b² 2 से क्या है, भाज्य है, तो b भी 2 से क्या है, भाज्य है कि नहीं है, तो b भी 2 से भाज्य है। तो एक बात बताओ, यहाँ से सवाल सॉल्व करना शुरू किया तो हमने क्या कहा था, A और B कैसे हैं, सहभाज्य, मतलब A और B में किसी से भाग नहीं जा रहा है, लेकिन A और B में यहाँ किसी से भाग नहीं जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, A में 2 से भाग जा रहा है, B में 2 से भाग जा रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, विरोधाभास। ठीक है, अब यहाँ भी विरोधाभास उत्पन्न हो गया, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। अब विरोधाभास उत्पन्न होता है तो क्या करेंगे, उत्पन्न होता है, तो √2 क्या है, एक अपरिमेय है। अब देखो यहां पर आपका
अपर में है। अब उसने कहा क्या कहा था, p/3 की ऊपर में है, √2 भी अपर में है, लेकिन √2 एक अपर में है। अब √2 को पूरे को हमने सॉल्व करके बता दिया कि ये अपर में क्यों है, ये √2 अपर में है। अब √2 अपर में है कि नहीं है। अब √2 अपर में है तो हम क्या लिखेंगे, जब √2 अपर में है तो इसका मतलब वो परमेय बता रहा था, उसके विरोधाभास उत्पन्न हो गया ना। यहां इसे परमेय बताया और हमने क्या निकाला, अपरमेय, तो यहां भी विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो आप क्या कह सकते हो, अतः स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, स्पष्ट है क्या, 3√2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट ये पूरा हो गया, आते आते सेकंड पार्ट ये हो गया और थर्ड पार्ट ये हो गया। ठीक है, ये आपका सवाल सॉल्व होगा। अब आपकी एक्सरसाइज 1.3, बस आपको इसमें गहराई से देखते जाना है और कुछ नहीं है, बस आपको लिखना है। एक बार सवाल सॉल्व किया, एक ही तरीके से सब सवाल है, एक्सरसाइज खत्म है। 101% इसमें से एक्सरसाइज में से एक सवाल आता है। ठीक है, सभी बच्चे गौर से ध्यान दें और फोकस करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। अब देखो एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 और वही क्लास चल रही है। क्लास कौन सा है, 10th। अब देखो इसने पहला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा, सिद्ध करो। ठीक है, वही तरीका करते जाएंगे, इतना तो आपको बता चुके हैं। अब सिद्ध करो √5 एक क्या है, अपरमेय है, अपरमेय संख्या है। अब देखो देखते जाएंगे, बस सब कुछ तो आप समझ चुके हो, बस आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसके विपरीत मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो मान लेंगे, माना √5 क्या मानेंगे, एक परमेय है। देखो सब सवाल का रूल वही चल रहा है, रूल एक परमेय है, एक परमेय हो गया। अब √5 एक परमेय है तो क्या करेंगे, तो √5 बराबर क्या मानेंगे, p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0। अब तुम्हें पता है p और q क्या होते हैं, पूर्णांक। p और q क्या मानेंगे, सहअभाज्य हैं। क्या मानेंगे, सहअभाज्य हैं, मतलब इन दोनों में किसी से भाग नहीं जाएगा। हमने शुरू में यही मान लिया कि इन दोनों में किसी से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे, वही तरीका 3 वाला, √5q p। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखो √5 का वर्ग क्या होगा, 5, और q का वर्ग क्या होगा, q², और ये हो गया p²। अब वही तरीका, इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, p² बराबर 5q²। ठीक है, तो यह लिखेंगे a बराबर bq प्लस r से, मतलब विभाजन एल्गोरिथम विधि के अनुसार इसमें प्लस कुछ है ही नहीं, शेष है ही नहीं कुछ। अब शेष नहीं है तो हम क्या करेंगे, p² किससे भाज्य है, वही तरीका, p² 5 से भाज्य है, p² 5 से भाज्य है। तो अब मैंने बताया जब स्क्वायर 5 से भाज्य है तो p भी 5 से क्या है, भाज्य है। अब p भी 5 से भाज्य, अब p सॉल्व हो गया तो p बराबर कितना मानोगे, बताओ, 5 मानोगे या 3 मानोगे, 5 मानेंगे, क्योंकि यहाँ 5 है तो यहाँ लगेंगे 5r। ठीक है, p बराबर 5r। अब ये p सॉल्व कर दिया कि p में 5 से भाग जा रहा है, अब p की जगह पर और कुछ मान लेंगे, क्योंकि p हो चुका है तो p की जगह पर और कुछ मान लिया 5r। ठीक है, तो p की जगह पर देखो यहाँ रखेंगे, ये फर्स्ट माना जाएगा, तो 5q² यहाँ बराबर p की जगह पर क्या माना, 5r। देखो 5q² बराबर कितना हो गया, 25r²। ठीक है, अब 5 से कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो ये देखो यहाँ ध्यान देना, तो q² क्या हो गया, q² बराबर हो गया 5r²। तो यहाँ वही तरीका, a बराबर bq प्लस r, मैं यहाँ कैपिटल ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ r दिया है इस वजह से, a बराबर bq प्लस r से। तो यहाँ लिखेंगे q² क्या है, 5 से भाज्य, मतलब q² में 5 से भाग जा रहा है, और भाज्य क्यों है, क्योंकि ये प्लस शेषफल है ही नहीं, शेषफल नहीं है, इस वजह से हम लिखते जाते हैं। ठीक है, तो q² 5 से भाज्य, तो q भी 5 से भाज्य, मतलब 5 से भाग चला जाएगा। अब देखो यहाँ भी विरोधाभास उत्पन्न हुआ, यहाँ हम क्या कह रहे हैं, p और q सहभाज्य है, मतलब p और q में किसी से भाग
नहीं जा रहा है। और यही इसी सवाल में हम क्या कह रहे हैं कि P 5 से भाज्य Q 5 से भाज्य, मतलब दोनों में एक ही संख्या, दोनों में ओवेनिष्ठ संख्या कौन सी हो गई 5, और इन दोनों में ओवेनिष्ठ संख्या कोई नहीं थी, मतलब एक थी, सहभाज्य थी। तो यहाँ क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। और क्या करने पर विरोधाभास उत्पन्न हुआ, परमेय करने पर। और परमेय संख्या मानने पर सवाल में 2 जगह गलती हो गई, मतलब गलत हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। एक ही सवाल में 2 जगह गलती, क्योंकि यहाँ तो लिखा सहभाज्य है, मतलब किसी से भाग नहीं जाएगा, और यहाँ क्या हो रहा है, भाग जा रहा है। P में भी 5 से भाग, Q में भी 5 से भाग, तो यहाँ हो गया गलत एक ही सवाल में। और क्या करने पर गलत हुआ, परमेय करने पर। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अतः, और जहां विरोधाभास उत्पन्न हो गया, अतः रूढ़ 5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, सब सवालों का रूल एक ही है, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के क्या दिया, देखो 3 + 2 रूट 5। देखो रूट 5 तो आप कर चुके हो, तो एक अपरमेय है, ये सिद्ध करनी है, एक अपरमेय है। ठीक है, ये सिद्ध करो। ठीक है, अब वही तरीका मान लिया, माना 3 + 2 रूट 5 एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 3 + 2 रूट 5 बराबर क्या मानेंगे, P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या है, सहभाज्य, मतलब P और Q में किसी से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, वही तरीका। अब हम क्या करेंगे, मतलब ये है कि रूट वाली संख्या को इधर छोड़ते हैं, बाकी को उधर ले जाएंगे। तो पहले हम 3 को उधर ले जाएंगे, तो 2 रूट 5, तो P/Q माइनस की 3। अब रूट 5 बराबर निकालेंगे तो 2 कहाँ आ जाएगी, 2 बटे में जाती है सबके में, तो P बटे ये 2 Q के साथ में आ गई, 2Q माइनस 3/2। ठीक है, अब ये बताओ P 3,2 व P, Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, मतलब P और Q पूर्णांक है, 3 और 2 पूर्णांक है। तो P/2Q माइनस 3/2, P/2Q माइनस 3/2 क्या है, एक परमेय है, एक परमेय संख्या है। मतलब पूर्णांकों से बनी होगी तो क्या होगी, परमेय होगी। ठीक है, परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या है तो क्या होगा, अब ये परमेय है तो इसके सामने ये क्या होगी, तो रूट 5 भी परमेय है। इसके अनुसार कह दिया हमने कि ये परमेय है, क्योंकि परमेय के सामने परमेय। लेकिन ये आप जानते हो, कर चुके हो सवाल को, लेकिन रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। रूट 5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। रूट 5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अब देखो हम सवाल सॉल्व कर चुके हैं, रूट 5 अपरमेय है, और इस सवाल के अनुसार ये परमेय है। तो सवाल क्या करने पर ये विरोध उत्पन्न हो गया, यहाँ परमेय, यहाँ परमेय, तो ये तो हो नहीं सकता है कि ये परमेय हो अपरमेय हो, गलती है ना, सवाल गलत है। तो सवाल क्या गलत है, एक परमेय संख्या है, ये गलत है। एक परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय है, इस वजह से सवाल गलत आ रहा है, क्योंकि ये परमेय नहीं है, इसी वजह तो गलत आ रहा है, इसमें गलत ही नहीं आता। तो हम लिखेंगे यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या लिखें, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। और विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः हम क्या लिखेंगे, 3 + 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसी तरीके से करना है कि ये अपरमेय है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला दिया है, सिद्ध करनी है अपरमेय है या नहीं है। तो देखो पहले 1/√2 ये सिद्ध करनी है
तो यहां मान लेंगे माना 1/√2 एक परमेय, उसी तरीके से करते जाएंगे, कुछ नहीं है, एक परमेय संख्या है और परमेय है, तो हम क्या करेंगे 1/√2 इक्वल टू क्या मानेंगे P/Q, ठीक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, P व Q क्या है सहवाज्य, P और Q क्या है सहवाज्य है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P का इसमें करेंगे तो √2P बराबर क्या हो गया Q, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2P² बराबर क्या हो गया Q² हो गया ना, तो या Q² बराबर क्या हो गया 2P², ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान देना, अकेला ये है और 2 किसके साथ है P के, और जो अकेला होता है वो भाज्य होता है और जो संख्या होगी वो भाजक होगी और जो उसके साथ होगा वो भागफल होगा, तो हम लिखेंगे Q² किससे भाज्य है 2 से भाज्य है, Q² 2 से भाज्य है, तो Q भी 2 से भाज्य है, ठीक है। अब Q सिद्ध हो गया, मैंने आपको इससे पहले सवाल में बताया था, जब Q हो जाए तो Q को मानो और P हो जाए तो P को मानो, तो हमने क्या माना Q भी 2 से भाज्य है, तो माना, अब Q हो चुका तो माना Q की जगह मान लेंगे 2 बार, अब Q की जगह 2 बार रख दो, यहाँ पर यहाँ रख दो, अच्छा यहाँ रख दो 2P² बराबर 2R इसकी जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 4R², ठीक है। यहाँ लिख लेंगे A बराबर BQ + R से, तो 4R² हो गया, अब 2 से ये कटेगा कितनी बार 2 बार, तो P² बराबर क्या हो गया 2R², ठीक है। अब P² बराबर 2R² हो गया तो हम क्या लिखेंगे A बराबर BQ + R से, देखो कैपिटल में यहाँ इस वजह से ले लेता हूँ क्योंकि स्मॉल यहाँ ले चुका हूँ इस वजह से, ठीक है। R से हम क्या लिखेंगे, देखो P² अकेला 2, तो हम लिखेंगे P² 2 से भाज्य है, तो स्क्वायर हटा दो P भी 2 से भाज्य है, अब P भी 2 से भाज्य और P² 2 से भाज्य, तो देखो यहाँ Q में 2 से भाग जा रहा है, P में भी 2 से भाग जा रहा है, यहाँ क्या कह रहे हैं सहभाज्य, तो यहाँ भी विरोधाभास उत्पन्न हो गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ बस एक ही लाइन लिखते जाओ, यहाँ विरोधाभास, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि दो गलती हो रही है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है और विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः 1/√2 क्या है अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब देखें 7√5 सेकंड वाला, सेकंड वाले क्वेश्चन में फोकस करेंगे सभी स्टूडेंट। सेकंड वाला क्या कह रहा है 7√5, अब ये सिद्ध करना है, अब वही तरीका माना 7√5 क्या है एक परमेय मान लेंगे, ठीक है। अब मान लेंगे तो वही चलेंगे 7√5 बराबर क्या, अब चलो A/B के रूप में लेके करते हैं, A/B जहां B नॉट इक्वल टू क्या 0, A, B क्या है सहभाज्य, सह अभाज्य हैं, ठीक है, A और B सहभाज्य हैं। अब ध्यान देना √5 बराबर निकालना है तो 7 बटे में आएगा ना, A/7B, 7 A व B क्या है पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक से ही तो परिमेय बनती है, पूर्णांक है, तो A/7B क्या है एक परमेय है, क्या है एक परमेय है, ठीक है। अब एक परमेय है तो हम क्या कहेंगे √5 भी परमेय है, √5 भी क्या है परमेय है, लेकिन √5 क्या है अपरमेय है, ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन √5 क्या है अपरमेय। A/7B मतलब A और 7 A व B पूर्णांक है, तो इन पूर्णांकों के अनुसार ये क्या है परमेय, लेकिन हम कर चुके हैं √5 अपरमेय, ये कह रहा परमेय हम कह रहे हैं अपरमेय, तो यहाँ भी विरोधाभास उत्पन्न हो गया, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ क्या होता है विरोधाभास उत्पन्न होता है, ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न
होता है। अतः हम क्या लिखेंगे, विरोधाभास उत्पन्न होगा 7√5 एक अपर में है। क्या है? अपर में है। ठीक है, अब अपर में लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया आपका 6 + √2। ये भी हो गया। एक्सरसाइज 1.3 का आपका लास्ट वाला क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है कमेंट में बता सकता है। ठीक है, थर्ड 6 + √2। यहां भी मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परमेय है। क्या है? परमेय है। तो और परमेय है तो हम क्या मानेंगे, 6 + √2 क्या मानेंगे, बराबर P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या, 0। P/Q क्या है? सहवाज्य। P/Q क्या है? सहवाज्य। ठीक है, अब P और Q सहवाज्य, अब वही बताया मैंने, रूट वाली संख्या को इधर छोड़ेंगे तो √2 बराबर P/Q, 6 को उधर ले जाएंगे तो किस पे जाएंगे, माइनस की। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, P/Q तथा 6 क्या है, पूर्णांक ही तो है, ये तीनों क्या है, पूर्णांक। तो P/Q माइनस की 6 परमेय है। क्या है? पूर्णांकों से जो बनेगा वो परमेय होगा, परमेय है। अब ये परमेय है तो इसके सामने ये क्या है, तो √2 परमेय है। लेकिन वही तरीका आ गया, लेकिन √2 क्या है, परमेय। आपको बता चुका हूं, अपरमेय है। अब देखो हम कर चुके हैं, लेकिन √2 अपरमेय है और इसके अनुसार ये परमेय है तो इसके अनुसार ये भी परमेय है, लेकिन हम कर चुके हैं ये अपरमेय है। तो यहां भी क्या हो गया, यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या होता है? विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ये आपका आंसर हुआ। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपनी मेहनत सुचारू रूप से जारी रखना। थैंक यू।